Assalamu alaikum. Welcome to Psychology video series presented by Rahman Institute of Humanism. This is Muhammad Usman bin Tahir, founder of Rahman Institute and student of clinical psychology from UMT. This is so for the 7th lecture of Psychology video series. Last हमने किया था oppositional defiant disorder पे और आज हम करने जा रहे हैं ADHD यानी Attention Deficit Hyperactivity Disorder. स्लाइड्स का लिंक आपको यकीनन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि बासानी आप डाउनलोड कर सकें. तो चलते हैं ADHD की तरफ. अच्छा जी, सो अनदर डिसऑर्डर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यूजुअली नोन एज ADHD, जो हमने पढ़ा भी आगे. इसका पुराना नाम था ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, जो कि आई गेस लेट 90s में ADD से ADHD हो गया, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. DSM-5 को लाजमी कंसल्ट करेंगे, ऑब्वियसली डिसऑर्डर है. इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगा जो DSM बताता होगा, सिम्टम्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी. डिस्कस करते हैं इसको. DSM-5 में ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंडर आता है, जिसमें हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आया था. ठीक है, क्या है जी? दिस इज़ बेसिकली ब्रेन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स, क्या अफेक्ट करता है? हाउ यू पे अटेंशन, सिट स्टिल एंड कंट्रोल योर बिहेवियर. ठीक है, आप अटेंशन देते हैं किसी भी चीज़ पे, अटेंशन रिक्वायर्ड होती है. कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है ना, उसके अंदर अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर रिसीवर की अटेंशन नहीं है तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी. बोथ एंड आपको देखने पड़ते हैं, तब जाके आपकी कम्युनिकेशन पास होती है. तो पेइंग अटेंशन इन एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट, बात करने में, सुनने में, लिखने में, क्लास में. उसके अलावा सिट स्टिल, बैठना आपका, मुस्तकिल मिजाजी आपकी. मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी सेटिंग में बैठे हुए हैं, आप दफ्तर में बैठे हैं, आप स्कूल में बैठे हैं, आप क्लास में हैं, तो आप ये तो नहीं ना हो सकता कि आप उठ के भागना शुरू कर दें वो. और तीसरा, हाउ यू कंट्रोल योर ओवरऑल बिहेवियर इन टॉकिंग, ईटिंग और स्लीपिंग. ठीक है, इस तरह से. अच्छा, ADHD में ये ज़्यादातर जो है ना चिल्ड्रन, एडोलसेंस, टीन में पाया जाता है, लेकिन इट कैन कंटिन्यू इनटू एडल्टहुड ऑल्सो. ठीक है. एक और चीज़ देखी गई है, ये रिसर्च बताती है कि इट इज़ 4 टाइम्स मोर इन बॉयज़ देन गर्ल्स. इसको डायग्नोस किया गया है ज़्यादातर अर्ली स्कूल ईयर्स में. ये बासानी ट्रीट हो सकता है. जितने अभी तक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने रिसर्चर्स हैं, क्लिनिशियंस हैं जिन्होंने इस पे काम किया, वो कहते हैं अगर तो प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और एक अच्छा एजुकेशनल प्लान हो तो आप ADHD को बासानी क्योर कर सकते हैं. अब DSM-5 क्या कह रहा है इसके सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे. DSM-5 जो है ना ADHD में 3 डोमेन्स में आपको सिम्टम्स बताएगा. ये 3 डोमेन्स ही आपने याद रखनी है ADHD की. या आपको मार्क्स भी इसी चीज़ के मिलेंगे और आपने जब इंशाल्लाह काम भी करना होगा तो आपने यही 3 डोमेन्स देखनी है. पहली डोमेन या पहली टाइप जिसको सिम्टम्स की DSM-5 कह रहा है ADHD के लिए, वो है इनअटेंशन. नंबर 2, हाइपर एक्टिव, या फिर इसको इम्पल्सिविटी भी कहते हैं. और नंबर 3 इज़ कंबाइंड टाइप. ADHD के सिम्टम से क्या होता है, आपकी जो जितनी साइकोसोशल फंक्शनिंग है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है. और एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, ये स्टार कर लें इस बात को, कि अगर तो ये बिहेवियर जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, ये 6 मंथ तक कंटिन्यू रहते हैं, तो ही हम कह सकते हैं कि भाई फ़लाँ इंडिविजुअल बच्चा इज़ सफरिंग फ्रॉम ADHD या उसको ADHD डिसऑर्डर है. पहले टाइप को डिस्कस करते हैं. इन अटेंशन. इन अटेंशन में क्या होता है, एक बच्चा वो फोकस नहीं कर पाएगा, क्लोज अटेंशन दे पाएगा डिटेल्स को. मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी भी सेटिंग में देख लें, आप काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप घर में हैं, आप किसी भी अपनी काम की सेटिंग में हैं, आप टीचर हैं, तो आपके पास कुछ कीन डिटेल्स होती हैं जिन पे आपने फोकस करना होता है. बीइंग स्टूडेंट, आप अगर एक क्लास, छोटी क्लास का बच्चा देख लें, प्री स्कूल का देख लें या अर्ली स्कूल का देख लें, तो होमवर्क है, उसकी डिटेल्स हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, उसकी डिटेल्स हैं, तो वो क्लोज अटेंशन नहीं दे पाएंगे डिटेल्स को. इसी के साथ साथ वो सिली मिस्टेक्स, केयरलेस मिस्टेक्स करेंगे अपने काम में, अपनी सेटिंग में, अपने स्कूल वर्क में. और सिली मिस्टेक्स में क्या आएगा, चाबी भूल गए, वॉलेट भूल गए, पेंसिल भूल गए, पेन भूल गए, इस तरह की चीज़ें. एक चीज़ याद रखनी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर 6 माह तक मुस्तकिल ये बात कंटिन्यू हो रही है तो फिर हम कह सकते हैं ADHD है. इसके अलावा
उनकी रीडिंग में, कन्वर्सेशन में, क्लास लेक्चर्स में सुनने में फोकस नहीं होगा, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, डिटर्मिनेशन के साथ साथ परसिस्टेंस कहें तो ज़्यादा बेहतर है, वो कम होगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, डेडलाइंस मीट नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, टास्क, एक्टिविटी, वर्क, कोई भी कंटेंट जिसको ऑर्गेनाइज करना हो, क्या अच्छा आज ये कर लूँगा, कल ये कर लूँगा, परसों ये, या आज आने वाले 4 घंटों में मैंने ये करना है, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। जिस जिस काम में सस्टेन्ड मेंटल एफर्ट लगेगी ना, जिसमें आपने बैठ के 2 घंटे काम करना है, जैसे रिपोर्ट्स बनाते हैं आप, या आप कोई रिसर्च लिख रहे हैं, तो उसमें आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट सस्टेन्ड मेंटल एफर्ट चाहिए, उसको ये डिसलाइक करेंगे और अवॉइड करेंगे ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे कामों को। और बड़ी आसानी से ये लोग जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं ना रास्ता भटक जाते हैं। अच्छा, सेकंड इज़ इम्पल्सिविटी, या फिर इसको हाइपर एक्टिविटी भी कहते हैं। जैसा कि नाम से बता रहे हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं ऐसे बच्चे। फिजिटिंग होती है, फिजिट बिहेवियर होता है, मतलब कि अपने हाथों को, पाँव को टैप करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, सीट पे बैठे बहुत हिलते रहेंगे, आपको देख के ऑड लग रहा होगा। ये लोग ज़्यादा देर तक सीट पे भी नहीं बैठ सकते, मतलब फॉर एग्जांपल क्लास हो रही है, एक वर्क प्लेस में, ऑफिस सेटिंग में आप बैठे हैं, तो अब यूँ तो नहीं ना हो सकता कि क्लास हो रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं भागने लग जाऊँ। यू हैव टू स्टे सीटेड। आप अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं कर सकते। इनका दिल करता है भागें, क्लाइम करें और इस तरह की चीज़ें जो कि उस सिचुएशन में इनअप्रोप्रिएट होती हैं। फिर इनको अगर आप दें कि ये आपका टाइम है, इसमें अब आप खेलें, आप फ्री हैं, योर लेजर टाइम, तो ये उस काम को भी खामोशी से और महज़ब तरीके से नहीं करेंगे। इस उनकी कोशिश होगी इसमें भी शोर मचे, भागें दौड़ें, और मतलब क्वाइटली ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमेशा तैयार होते हैं ये इस तरह के शोर शराबा, भागने दौड़ने को, हाइपर एक्टिव रहते हैं हर वक्त, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। एक चीज़ आपने ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइपर एक्टिव में, आपने हमेशा लिखना है और बताना भी है कि दे कांट वेट टू स्पीक। उनसे अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे ना, क्वेश्चन ख़त्म होने से पहले उनकी कोशिश होगी कि बस वो बोलें और वो आपको बता दें। थर्ड टाइप इज़ कंबाइंड टाइप, ये दोनों को कंबाइन करके आती है, सबसे कॉमन टाइप है। इसमें भी वही है, डिफ़िकल्टी विद अटेंशन एंड फोकस, दोनों चीज़ों को मिला के ये टाइप होती है, और इसमें भी हाइपर एक्टिव बिहेवियर देखा गया। अच्छा, अब डायग्नोसिस के लिए, इसकी असेसमेंट के लिए DSM-5 में भी कोई भी इसका जो है ना लैब टेस्ट अवेलेबल नहीं है ADHD के लिए। इसमें आप किस तरह से करते हैं डायग्नोसिस, क्या असेसमेंट से आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, पेरेंट्स से करते हैं, टीचर्स से करते हैं, और बाकी लोगों से, गिरदोनवा में जो लोग हैं, सोसाइटी, आप सारा जो है उनका वहाँ से देख के इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं सारी। उसके अलावा आप चेक लिस्ट फिल आउट करते हैं, जिसमें ख़ुसूसन आप मेडिकल एवेलुएशन करते हैं, आप देखते हैं विजन या हियरिंग स्क्रीनिंग करते हैं कि बच्चे को कोई मेडिकल इशू तो नहीं है सुनने में, देखने में, जिसकी वजह से वो अटेंशन नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से वो बात नहीं मान रहा, वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको कंसिडर करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, और आपको देखना भी चाहिए कि क्या ODD तो नहीं है, उसमें भी ये सिम्टम है कि आप फोकस नहीं करते, बात नहीं मानते, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इस तरह के जितने सिम्टम्स हैं देखना पड़ता है कि उनमें तो नहीं फॉल कर रहा। तो इसके डायग्नोसिस में ये सारी चीज़ें आएंगी। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं भाई, कैसे हो सकते हैं? जीन्स, अभी हमने बायोसाइकोसोशल पढ़ा, फैमिली का बड़ा रोल हो सकता है। फैमिली में किसी को डिसऑर्डर तो नहीं चल रहा कोई इस तरह का, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में से तो कोई नहीं है। ठीक है, उसके अलावा केमिकल इम्बैलेंस, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हो जाते हैं, हमने पढ़े थे। उसके अलावा पुअर न्यूट्रिशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, ड्रिंकिंग हो सकती है। किस में? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री नेटल डेवलपमेंट में, अगर मदर की न्यूट्रिशन अच्छी नहीं थी, कोई इन्फेक्शन से गुजरी है, स्मोकिंग करते रहे, अल्कोहल कंजम्पशन थी, तो वो इस चीज़ पे बहुत इफेक्ट करती है, ADD होने के चांसेस होते हैं। फिर कोई ब्रेन इंजरी अगर हो जाए। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? ज़ाहिर है डिसऑर्डर पढ़े हैं तो ट्रीटमेंट भी तो जो अभी तक चलता है, ये याद रखिएगा, DSM में ट्रीटमेंट नहीं होता। ट्रीटमेंट जो है तजर्बे की बेसिस पे हम देखते हैं, कि रिसर्च बेसिस पे देखते हैं किस साइकोलॉजिस्ट ने किस तरह से इस पर काम किया हुआ है। तो ट्रीटमेंट में थेरेपीज़ बताई जा रही हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ से। वो कहते हैं जी साइकोथेराप्यूटिक ट्रीटमेंट्स हैं, आप साइकोथेरेपीज़ देते हैं, आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरी CBT करें, ये टॉप पे है जो कह रहे हैं। उसके अलावा मेडिसिन है, मेडिसिन फील्ड वही जो केमिकल इम्बैलेंस है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो मसला है, उसको ठीक करने के लिए नो डाउट आपको मेडिकेशन पे जाना पड़ता है, साइकेट्रिक आपको प्रिस्क्राइब करता है। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन है, ऐसे बच्चों को दी जाती है, अच्छा एजुकेशनल प्लान होना चाहिए। फिर इनके बिहेवियर को मॉडिफाई करें, सोशल स्किल्स इनकी अच्छी करें, ट्रेनिंग दें, साइको एजुकेट करें फैमिली को भी, बाकियों को भी। तो ये थेरेपी में ही आ जाता है अल्टीमेटली, फैमिली थेरेपी में, साइकोथेरेपी में और CBT में। सो दिस वाज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।